हेलो क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंशियल सर्किट्स। इस टॉपिक से पहले हमने देखा था कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे हमने बेसिकली एक तरह से समझ लिया था कि सीक्वेंशियल सर्किट किसे कहते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशनल सर्किट में जो मेन डिफरेंस रहता है वो फीडबैक का रहता है, और सीक्वेंशियल सर्किट्स में हम क्लॉक का यूज़ भी करते हैं। तो आज हम स्टार्ट क्लॉक से ही करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक है क्लॉक। बेसिकली अगर मैं क्लॉक की बात करूं तो क्लॉक एक स्क्वायर पल्स होती है जो कि हमारे सीक्वेंशियल सर्किट को ट्रिगर करने के काम आती है। यदि हम ये कहें कि किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट तभी चेंज होगा जब आप क्लॉक अप्लाई करेंगे तो वो सही बात है। तो क्लॉक और ट्रिगर, a clock is a signal which oscillates between logic level 0 and logic level 1 repeatedly। क्लॉक ऐसा सिग्नल है जो कि लॉजिक लेवल 0 और लॉजिक लेवल 1 के बीच रिपीटेडली ऑसिलेट करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारी क्लॉक है ये यहाँ पर ये पहले 0 थी, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ऐसे ऑसिलेट करती है और विद अ फिक्स फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है। अब क्लॉक की एजेस भी होती है। स्क्वायर वेव विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्लॉक सिग्नल। अ क्लॉक सिग्नल हैज़ एजेस। इसकी एजेस भी होती है। एजेस क्या होती है? एजेस हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है कि क्या होती है। अब ये क्लॉक की एज होती है, ये और ये क्लॉक की पॉजिटिव एज होती है और ये क्लॉक की नेगेटिव एज। जब क्लॉक 0 से 1 पे जाएगी तो वो पॉजिटिव एज कहलाएगी, और जब 1 से 0 पे आएगी तो वो नेगेटिव एज कहलाएगी। तो हर क्लॉक की अपनी 2 एज होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सीक्वेंशियल सर्किट में आउटपुट को क्लॉक कंट्रोल करती है। जब तक अगली क्लॉक नहीं आती आउटपुट चेंज नहीं होता। और सीक्वेंशियल सर्किट में जो ट्रिगरिंग है वो हमारी क्लॉक ही करती है। तो किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट में क्लॉक ही ट्रिगरिंग का काम करती है। किसी भी सर्किट में आउटपुट में चेंज करने वाली पल्स ट्रिगर पल्स कहलाती है। ट्रिगर का बेसिक मीनिंग हम जानते हैं कि यदि किसी भी सर्किट में कोई पल्स लाती है तो उसे ट्रिगर कहते हैं। इसलिए हमारी क्लॉक पल्स ही यहाँ पे ट्रिगरिंग का काम करती है, और इसीलिए क्लॉक को हम ट्रिगर पल्स भी कहते हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल ब्लॉक्स होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट के, वो लैच और फ्लिप फ्लॉप होते हैं, और मेनली हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप्स को। तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो उनके लिए भी हमें ट्रिगरिंग की आवश्यकता होती है, ट्रिगरिंग की नीड होती है। तो वो ट्रिगरिंग कितने टाइप्स की होती है हम वो देखते हैं। बेसिकली ट्रिगरिंग हमारी 2 टाइप की होती है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, पहली है हमारी लेवल ट्रिगरिंग और दूसरी है एज ट्रिगरिंग। ये नाम हमारे क्लॉक के बेस पे डिसाइड होते हैं। कैसे? लेवल ट्रिगरिंग 2 टाइप की होती है, हाई लेवल और लो लेवल, और एज ट्रिगरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव एज। पॉजिटिव नेगेटिव एज क्लॉक की कैसी होती है हमने देखा अभी। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एक कोई सिस्टम है या सर्किट है, उसमें आपने एक क्लॉक दी। ठीक है। अब ये क्लॉक दी तो ये क्लॉक कब इस सर्किट के काम आएगी? या तो इस हायर लेवल पे या फिर इस लोअर लेवल पे, क्योंकि सर्किट एक ही कंडीशन में ऑपरेट कर पाएगा, दोनों में एक साथ तो नहीं करेगा। तो इसलिए इसको हम हाई लेवल बोलते हैं और इसको लो लेवल। तो इसी बेस पे हमने यहाँ पर ट्रिगरिंग को बाइफरकेट किया है। हाई लेवल मतलब जब क्लॉक का लेवल ये पूरा हाई रहेगा तब हमारी क्लॉक इस सर्किट के लिए एक्टिव रहेगी, और लो लेवल में जब क्लॉक का लेवल लो रहेगा उस टाइम हमारी क्लॉक सर्किट के लिए एक्टिव रहेगी।
लो लेवल में यहाँ पर सर्किट काम नहीं करेगा, यहाँ पर वो अपनी मेमोरी स्टेट में रहेगा हाई में, और हाई में जब क्लॉक लो होगी तो सर्किट मेमोरी स्टेट में रहेगा, मतलब सर्किट के आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर हम एज ट्रिगरिंग की बात करते हैं तो हमारा जो एज ट्रिगर है दो तरह का है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे मैंने बताया कि ये हमारी क्लॉक की पॉजिटिव एज है, तो हमारा सर्किट क्लॉक जब हम देंगे तो कब काम करेगा, सिर्फ इस इंस्टेंट पे, मतलब जैसे ही 0 से 1 होगा क्लॉक वैसे ही सर्किट का आउटपुट चेंज होगा, और उसके बाद जो पूरी क्लॉक रहती है ये यहाँ तक सर्किट का आउटपुट चेंज नहीं होगा। फिर अगली बार कब चेंज होगा, जब अगली क्लॉक आएगी और लो से हाई वैल्यू होगी क्लॉक की। तो ये है पॉजिटिव एज, और वैसे ही होता है नेगेटिव एज, मतलब 1 से जैसे ही 0 होगी क्लॉक तब ही आपके सर्किट का आउटपुट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये थी हमारी ट्रिगरिंग, इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है। अब हम अगर बेसिक ब्लॉक्स की बात करें कि हमारे सीक्वेंशियल सर्किट के बेसिक ब्लॉक्स क्या होते हैं, तो वो होते हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप्स, और उनमें से भी हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं। लैचेस जो हैं इज़ अ मॉडिफाइड, फ्लिप फ्लॉप जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लैचेस है। अगर हम दोनों की कंबाइंडली बात करें तो दोनों ही मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट है, बोथ आर मेमोरी स्टोरिंग एलिमेंट, और दोनों के दोनों एक बिट को स्टोर कर सकते हैं। अगर हम किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो वो एक बिट को एक फ्लिप फ्लॉप स्टोर कर सकता है, ठीक है। और दोनों के पास दो स्टेट्स होती है, दो स्टेबल स्टेट्स होती है, एक 1 और एक 0, मतलब वो 1 को भी स्टोर कर सकता है और 0 को भी स्टोर कर सकता है। अब अगर हम लैच देखें कि लैच क्या होती है, तो जैसा मैंने बताया दीज आर बेसिक स्टोरेज एलिमेंट दैट ऑपरेट विथ सिग्नल लेवल्स। ये किसके साथ ऑपरेट करता है, सिग्नल लेवल्स के साथ। और अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं लैच और फ्लिप फ्लॉप में, तो हमारे लैच में क्लॉक नहीं होती और फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक होती है। दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस ये होता है। तो यदि हमारा लैच इनेबल है तो वो किसके साथ काम करता है, लैच ऑपरेट्स विथ सिग्नल लेवल्स, सिग्नल के लेवल के साथ। लैचेस आर लेवल सेंसिटिव डिवाइस। लैचेस जो होते हैं लेवल सेंसिटिव डिवाइस होते हैं। दो लेवल होते हैं हमारे, हाई लेवल और लो लेवल। तो वो डिटेक्ट करते हैं इनपुट पे कि हाई है या लो। अभी हम इसका सर्किट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड लैचेस आर यूजफुल फॉर द डिज़ाइन ऑफ एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। अभी हम आगे देखेंगे एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे होते हैं। तो लैचेस जो हैं मेनली यूज़ होते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में। बेसिक एग्जांपल का अगर हम देखें लैच का, तो हमारे पास जैसे 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं वैसे ही 4 टाइप की लैच भी हो सकती है। तो बेसिक एक एग्जांपल अगर हम लैच का देखें तो वो फर्स्ट है एसआर लैच। एसआर लैच क्या होती है, इट इज़ अ सर्किट विथ 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट और नैंड गेट। अगर आपको इसका सर्किट में दिखाऊं तो आपको ये इसका सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 नैंड गेट लगे हैं। तो क्रॉस कपल्ड है मतलब इसका फीडबैक, इसका आउटपुट का फीडबैक इसमें और इसका आउटपुट का फीडबैक इसमें। तो ये दोनों जो हैं आपको दिख रहा है कि नैंड गेट है, इसलिए ये एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट है। और वैसे ही हम नॉर गेट का यूज़ करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, 2 क्रॉस कपल्ड नॉर गेट और नैंड गेट हैविंग 2 इनपुट्स एस एंड आर। 2 इनपुट होते हैं इसके, एस और आर। एस को हम सेट बोलते हैं और आर को रीसेट बोलते हैं। हैव 2 आउटपुट्स क्यू एंड क्यू बार, और 2 आउटपुट होते हैं, 2 इनपुट और
दो आउटपुट क्या होते हैं, क्यू और क्यू बार, जो कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रहते हैं। अगर स्टेट्स की बात करें तो दो स्टेट होगी, मैंने बताया था दो स्टेबल स्टेट्स रहती हैं। q इक्वल्स टू 1 तो q बार 0 होगा। अगर q 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं सेट स्टेट, और q 0 होता है तो उसको हम बोलते हैं रीसेट स्टेट। अंडर नॉर्मल कंडीशन बोथ द इनपुट्स रिमेन 0। अगर हमने कोई भी अगर हमने हमारी लैच के अंदर अगर लैच में हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया है तो उस नॉर्मल कंडीशन में हम मानेंगे कि दोनों इनपुट हमारे 0 हैं। ठीक है, अब हम देखें कि इसका सर्किट कैसा होता है। तो अगर हम लैच की बात करें, एसआर लैच की, और वो भी यूजिंग नैंड गेट की, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। दो नैंड गेट होते हैं, दो इनपुट है, दो आउटपुट है। ये यहाँ से आउटपुट फीडबैक लेके यहाँ जा रहा है और यहाँ से आउटपुट फीडबैक लेके यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सर्किट होता है। अब इस सर्किट को हमें देखना है कि इनपुट से आउटपुट का क्या रिलेशन होता है। अगर हम केस 1 देखें, फर्स्ट केस में अगर हम 4 कॉम्बिनेशन होंगे एसआर के हमारे 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो चारों केस को हमें देखना है। हमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सर्किट समझ रहे हैं एसआर लैच का, कि कैसे वो इनपुट आउटपुट पे का कॉम्बिनेशन उसका होगा। तो अगर एस और आर दोनों 1 हैं तो आप दोनों को 1 रख दीजिए, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब हम मान लें कि पहले से सर्किट में कुछ डेटा स्टोर है। तो मान लीजिए इफ़ Q1 है, Q की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 यहाँ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं केस 1, ये रहा हमारा, इफ़ Q इज़ 1 तो वो 1 यहाँ गया, और फिर ये दोनों 1 हो गए तो नैंड गेट का आउटपुट 0 हो गया, और फिर ये 0 यहाँ गया, तो इस 0 के कारण नैंड गेट का आउटपुट क्या रहा 1। मतलब आउटपुट पहले भी 1 था और 1 1 इनपुट देने पे भी 1 ही रहा। और अगर मान लो कि आउटपुट पहले 0 रहता तो ये 0 यहाँ जाता, तो इस नैंड गेट का आउटपुट भी 1 कर देता, और फिर ये 1 यहाँ जाता तो 1 1 से इसका आउटपुट 0, मतलब 0 का ये 0 ही रहा। तो जब हमने इनपुट पे 1 1 दिया तो दोनों ही केस में जो आउटपुट पहले था वही रहा। तो हमको क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि आउटपुट जो है, इफ़ Q इक्वल्स टू 1 एंड Q इक्वल्स टू 0 देन Q बार 0 एंड Q बार 1 एंड Q रिमेन्स 1 एंड हियर Q रिमेन्स 0, मतलब सेम रहते हैं दोनों जब S और R 1 1 दिया हमने। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर S इक्वल्स टू 0 कर दिया और R इक्वल टू 1 कर दिया तो उस केस में क्या होगा, तो वो सर्किट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, S 0 और R 1। अगर ये 0 है इसका मतलब इस यहाँ 1 होगा, और यहाँ 1 है तो ये 1 यहाँ जाएगा और 1 1 से यहाँ पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, Q1 हो जाएगा और Q बार क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है Q बार 0 और Q एंड R इक्वल टू 1। अब तीसरा केस अगर हम देखें तो तीसरे केस में अगर हम S को 1 लें और R को 0 लें, S को 1 और R को 0, तो इस 0 के कारण यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा 1 नैंड गेट का, ये 1 यहाँ जाएगा, ये पहले से S1 है तो दोनों 1 से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो जब S1 हुआ और R 0 हुआ तो Q की वैल्यू हमारी 0 हो गई और Q बार की वैल्यू हमारी 1 हो गई। 3 केस हमने देख लिया। अब चौथा केस आता है, चौथा केस होगा हमारा S इक्वल्स टू 0 और R इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर S को भी 0 रख दें और R को भी 0 रख दें हम, है ना, अगर ऐसा करें हैं, ये एग्ज़ाम्पल दूसरा है, इसमें अगर हम दोनों को 0 रखें तो इस 0 के कारण यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा।
पर ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि एक हमारा क्यू है और एक क्यू बार है, तो ये कंडीशन हमारी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसको हम इनवैलिड या फिर इनडिटर्मिनेट कंडीशन बोलते हैं। तो इस कारण से एस आर लैच के अंदर जो कि नैंड गेट से बनी है, जब इनपुट 0 0 है तो हमारी आउटपुट इनवैलिड है। तो इन चारों कंडीशंस को मिला के हमने एक ट्रुथ टेबल बनाई है। ट्रुथ टेबल में इनपुट पे हमारे एस आर है और आउटपुट पे क्यू बार है। तो जब एस आर 0 0 थे, अभी लास्ट केस हमने देखा, तो आउटपुट इनवैलिड था। और जब एस आर 0 1 थे तो आउटपुट Q1 था और क्यू बार 0 1 0 थे तो Q0 और क्यू बार 1। और जब फर्स्ट केस में दोनों 1 1 थे तो हमने देखा था कि प्रीवियस स्टेट बनी हुई थी, जो पहले था आउटपुट वही का वही बना हुआ था। ठीक है, ये लास्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी, व्हेन बोथ आर 0 एस एंड आर, देन बोथ क्यू एंड क्यू बार आर becomes 1, which is not allowed, so input condition is not valid, and because both q and q bar cannot be same। तो ये ट्रुथ टेबल है। अब वैसे ही हमने क्या देखना है, नॉर गेट। अभी तक हमने देखा कि एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट कैसे होती है। तो अब हम नेक्स्ट सर्किट देखेंगे, एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट। तो नॉर गेट में जो लैच है उसमें हमारा नैंड गेट की जगह दोनों नॉर गेट आ गए। और इसकी जो ट्रुथ टेबल है, इसकी अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो अपोजिट हो जाती है नैंड गेट के कंपैरिजन में। अभी हमने देखा था ऊपर की जब एस और आर दोनों 0 0 थे तो हमारी इनवैलिड कंडीशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, प्रीवियस स्टेट। इसको आपको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, दोनों को 0 करेंगे। 0 करने के बाद एक बार Q को हम मानेंगे 1 और 1 रखने के बाद देखेंगे Q बार क्या आता है। एक बार Q को मानेंगे 0 और फिर वापस देखेंगे Q बार क्या आता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसा करने के बाद यदि आउटपुट हमारा 1 का 1 ही रहता है और 0 का 0 ही रहता है तो हमारी उस केस में क्या देखेंगे हम, प्रीवियस स्टेट मेंटेन रहती है। वैसा ही हम 1 1 पे देखते हैं। 1 1 अगर यहाँ रखेंगे तो दोनों आउटपुट 0 हो जाएंगे, जो कि इनवैलिड कंडीशन है क्योंकि Q और Q बार सेम नहीं हो सकते। और जब दोनों डिफरेंट रहेंगे एस आर 0 1 और 1 0, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट Q है वो S को फॉलो करेगा। S जब 0 है तो Q 0 और S जब 1 है तो Q 1। लेकिन वहाँ पे उल्टा हो रहा था। वहाँ ऊपर वाली अगर टेबल में हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जब S 0 है तो Q 1 और जब S 1 है तो Q 0। तो आपको ये याद रखना है कि नैंड और नॉर से जब हम लैच बनाते हैं तो दोनों केस में जो ट्रुथ टेबल है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। ये आपको याद रखना है। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, एस आर फ्लिप फ्लॉप, उसकी टेबल भी कुछ ऐसी ही होती है, सेम टेबल होती है। तो आपको ये याद रखना है, ये टेबल, और ये याद रखना है कि एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट के लिए अपोजिट होती है। ठीक है, एक चीज़ और नोट करने वाली है यहाँ पे कि यहाँ पे जब हम एस आर लैच यूजिंग नॉर गेट की बात करते हैं तो S के सामने Q बार लिखते हैं और R के सामने Q लिखते हैं। बाकी हर जगह हम S के सामने Q लिखेंगे और R के सामने Q बार लिखेंगे। यह चीज़ आपको सर्किट बनाते हुए याद रखनी है। तो ये था हमारा सीक्वेंशियल सर्किट की स्टार्टिंग। हमने देखा क्लॉक क्या होती है, ट्रिगरिंग क्या होती है, लैच क्या होती है। लैच के 2 एग्जाम्पल देखें, यूजिंग नैंड गेट और यूजिंग नॉर गेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और उनके एग्जाम्पल्स। थैंक यू।